नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनसत्ता एडिटोरियल में। आज बात होगी क्षमता और सहभागिता, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेटी की मुश्किल राहें। क्या स्वतंत्र भारत का हर नागरिक सही मायने में एक सफल, संतुष्ट और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ रहा है, या वह अपने विकास और प्रगति के बीच में नए कांटे बोते जा रहा है? क्या इस प्रश्न पर सघन विचार विमर्श प्रारंभ हुआ है? और नहीं तो ऐसा कब होगा और कौन करेगा और कौन आगे बढ़ेगा? जानते हैं विस्तार से। 21वीं सदी में जन्मे युवाओं के लिए उस समय की कल्पना करना आसान नहीं जब भारत में अंग्रेज़ों का निरंकुश शासन था। गरीबी, भुखमरी, शोषण अपने चरम स्तर पर था। भारतीयों का मनोबल निम्न स्तर पर था और इस सब का लगातार और विस्तृत होते जाना सामान्य प्रक्रिया बन गई। देशव्यापी स्थिति यह थी कि भुक्तभोगी ना कुछ कह सकते थे और ना कर सकते थे। स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्ति वर्ग और संस्थाएं आज़ादी के लिए कार्य कर रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित रह जाता। ब्रिटिश साम्राज्य को उसे कुचलने में कोई दुविधा नहीं होती थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सशक्त संयोजन के अभाव में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता तो इस सुगठित और संगठित राष्ट्रीय प्रयास की थी। दक्षिण अफ्रीका में अपनी वैचारिकता, कर्मठता, अटल सिद्धांतवादिता का लोहा सारे विश्व में मनवाकर जब गांधी भारत आए तो स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिखराव की स्थिति थी। गांधी जी ने सुषुप्त संस्था कांग्रेस का स्वरूप पूरे का पूरा बदल दिया। उनके आने के बाद जो भी भारतीय स्वतंत्रता का चाहता था, देश की एकता चाहता था, उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध था, वह उसका सदस्य हो सकता था। उसका मत, पंथ, मजहब, धर्म, राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई भी हो, लक्ष्य सभी का एक था। लेकिन हर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के अपने सपने थे। भारत में गांधी का मुख्य आंदोलन तो चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों से लेकर प्रारंभ हुआ। उसने विश्वव्यापी परिदृश्य को उस समय विचलित कर दिया, जिस समय उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा पर उनके शासकों के अत्याचार बहुत ही कम लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। अमेरिका में अफ्रीका से ज़बरदस्ती पकड़कर लाए जाने वाले लोगों पर किस किस प्रकार के जुल्म कानूनी तौर पर जायज़ माने जाते थे, यह जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनुष्य ने मनुष्य के साथ जितनी क्रूरता की है, वह मानवीय चेतना के विकास की अत्यंत कष्टकर कथा ही कही जा सकती है। यह सब क्यों याद किया जाना चाहिए? क्या यह सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराना नहीं? यह सब याद करना आवश्यक है। अगर मूल प्रश्न पर ईमानदारी से विचार किया जाए, क्या स्वतंत्र भारत का हर नागरिक सही मायने में एक सफल, संतुष्ट और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ रहा है, या वह अपने विकास और प्रगति के मार्ग में नए कांटे बोता जा रहा है? क्या इस प्रश्न पर सघन विचार विमर्श प्रारंभ हुआ है? और नहीं तो ऐसा कब होगा? कौन करेगा? कौन आगे बढ़ेगा? आज मनुष्य के पास अनगिनत उपलब्धियां हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जो वास्तव में उसकी सराहनीय उपलब्धियां हैं। उसने विज्ञान के गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर दिए हैं। उसके पास विज्ञान, टेक्नोलॉजी के है। अब संचार तकनीक, इंटरनेट और एआई भी उसके नियंत्रण में है। किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर बैठकर पृथ्वी या आकाश में किसी से और कहीं भी त्वरित संपर्क स्थापित कर सकता है या नहीं? उसके पास इतने और ऐसे आयुध हैं, वह किसी भी स्थान पर को वहाँ के लोगों को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य ने हिरोशिमा नागासाकी में मानवता के साथ की जघन्य अपराध के पश्चात भी अपनी मारक क्षमताओं को और अधिक घातक बनाने में लगातार प्रयास जारी रखा। उनमें कोई कमी नहीं है जो 2 विश्व युद्धों की विभीषिका झेलने के बाद ऐसा विश्व मंच निर्मित हुआ था, जहां बैठकर भविष्य को युद्ध और हिंसा से सदा के लिए मुक्त किया जा सके। वे संस्थाएं अभी भी हैं। लोकतंत्र की हंसी उड़ाते सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को मिले वीटो का अधिकार भी है, जिसमें एक देश बाकी सभी देशों की राय के विरुद्ध अधिकृत ढंग से देखा जा सकता है। अगर भारत विश्व का सबसे प्राचीन
गणतंत्र की परंपरा का देश है, विश्व गुरु बनने का दम भरता है, तो क्या उसका यह नैतिक उत्तरदायित्व नहीं कि वह सक्रिय रूप से इस व्यवस्था का विरोध करे। अर्नोल्ड टाइनबी जैसे अनेक विद्वान भी विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि विश्व को, पृथ्वी को, मनुष्यता को बचाने का रास्ता गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता हो सकता है। भारत की समस्या यह है कि लोकतंत्र का जो निर्मल स्वरूप गांधीवादी मूल्यों के अंतर्गत अम्बेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी जैसे मनीषियों ने अथक परिश्रम से निर्मित होकर लागू किया गया, उसका स्वरूप विकृत करने में राजनेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश की राजनीति में मूल्यों का ह्रास, संवेदनहीनता, अशालीनता, बेविश्वास, आशंकाएं, अनगरल प्रत्यारोप, आरोप, जन भावनाओं के विपरीत आचरण हर तरफ फैले हुए हैं। जो भी इस सब के जंजाल में उलझ जाएगा, उसके पास अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए सोचने, समझने और प्रयास करने का समय ना बचेगा और ना ही इच्छा शक्ति बचेगी। इसे समझने का सबसे शक्तिशाली लेकिन सरल उपाय एक ही है, जो आदर और साख जनप्रतिनिधियों को पहले के 2-3 आम चुनावों में मिलती थी, उसका कितना अंश अब बचा है। दूसरा तरीका भी है, जो धन संपत्ति जनप्रतिनिधियों के पास 1952-57 में थी, वह आज कितने गुना बढ़ चुकी है, प्रतिवर्ष कितने गुना बढ़ रही है। जो यह जान लेगा, उसे मतदाताओं की आय वृद्धि की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। 21वीं सदी का मानव सभ्य है, सुसंस्कृत है, उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है, प्रकृति के अनेक गूढ़ रहस्यों से वह परिचित हो चुका है। उसके पास अपने मजहब, मत हैं, आस्थाएं हैं, मतभेद हैं, अनेक प्रकार के हैं। कुछ तो इतने प्रबल हैं कि उनके कारण पनपा आतंकवाद विश्व को हिंसा, युद्ध, अन्याय, अविश्वास के गर्त में डुबोता जा रहा है और उसे निस्तारण का कोई उपाय सुझाई नहीं देता। दूसरी तरफ मनुष्य अब यह समझ चुका है कि सब धर्म, पंथ और मजहबों का स्रोत एक है, अंतिम लक्ष्य भी एक ही है। मनुष्य मात्र की एकता पर भी सभी को विश्वास है, मगर अपने अपने ढंग से। यहीं पर अत्यंत कठिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब कुछ लोग यह कहने लगते हैं कि विश्वास करते हैं कि मेरा चुना हुआ रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सभी को उसके अंतर्गत लाना मेरा ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व है। इस सर्वश्रेष्ठ होने का भाव, इच्छा और प्रवृत्ति मनुष्य को अनेक अवसरों पर पथभ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखती। इस कटु सत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। तथ्य तो यही है कि विश्व में अनेक हिंसा स्थल केवल इस कारण पनपे कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजहब को सर्वश्रेष्ठ मानने के स्थान पर सभी सभ्यताओं, संस्कृति और आस्थाओं को समान मानना मनुष्य अभी सीख नहीं पाया। शिक्षा के समक्ष यही चुनौती सबसे बड़ी है कि सफल वैश्विक विकास यात्रा अपेक्षित समग्रता और सहभागिता के पश्चात ही प्रारंभ हो सकेगी। आज का मोटिवेशनल लाइन है, शेख सादी ने लिखा है, अगर राजा किसी तरह के ऐप को भी पसंद करना शुरू कर दे तो उसे हुनर मान लिया जाता है।